हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल डॉक्टर बाबा जेई पे। आज डॉक्टर बाबा जेई आपके लिए लेकर आए डिटर्मिनेंट्स के टॉप 5 क्वेश्चंस इन आईआईटी जेई एंड जेई मेंस। तो हाँ, आपको यहाँ पे आईआईटी जेई के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और आईआईटी मेंस के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स के टॉप 5 क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, एस आर इक्वल्स टू अल्फा आर प्लस बीटा टू द पावर आर प्लस गामा टू द पावर आर, देन शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिख रहा है कि हमको क्या दे रखा है, एस आर इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर आर प्लस बीटा टू द पावर आर प्लस गामा टू द पावर आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एस वन लिखता हूं तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आर की पावर 1 होने से सबकी पावर 1 हो गई। इसी तरह से अगर मैं एस क्यूब लिखूं, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ये कुछ इस तरह से हुआ। ठीक है, अब हम अपने डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है हमारे पास में S0, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, क्योंकि सबकी पावर 0 हो जाएगी और किसी की भी पावर 0 1 होती है। अब सेकंड क्या है, S1 है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्ड हमारे पास में क्या है S2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2। ओके, इसी तरह से हम सेकंड रो के अंदर आते हैं। हमारे पास में पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकंड एलिमेंट हमारे पास में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड थर्ड एलिमेंट विल बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, अब हम अपने थर्ड रो के अंदर आते हैं। थर्ड रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सिमिलरली S3 विल बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, एंड S4 एलिमेंट विल बी अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4। ठीक है, अब हमको ये एक्सप्रेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन हमको यहाँ पे एक ट्रिक लगानी है। जैसे हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं और एक सिंगल डिटर्मिनेंट बना देते हैं, अब यहाँ पे हमको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। हमारे पास में डिटर्मिनेंट दे रखा है, इससे हमको दो डिटर्मिनेंट जनरेट करना है। तो देखिए हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में है इक्वल्स टू, इसको मैं दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे अभी लिख रहा हूं, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 बीटा इंटू 1। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा। सिमिलरली हमारे पास में थर्ड एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा उसके लिए, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू गामा स्क्वायर। सिमिलरली हम सारे एलिमेंट्स के लिए इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में है अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा इंटू 1। सिमिलरली अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको क्लियरली आइडिया लग जाए कि इस सिंगल डिटर्मिनेंट से बनने वाले दो डिटर्मिनेंट्स किस फॉर्म के अंदर होंगे। तो हमारे पास में सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा इंटू गामा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास में लास्ट रो है, लास्ट रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है अल्फा स्क्वायर इंटू 1। तो आप थोड़ा सा पैटर्न देख रहे होंगे यहाँ पे। पैटर्न यहाँ पे हमको क्या शो कर रहा है कि एक डिटर्मिनेंट जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो बन रहा है उसका हमारे पास में एलिमेंट्स क्या होंगे, फर्स्ट रो के 1 1 1। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर इंटू 1। सिमिलरली दिस विल बी अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस गामा स्क्वायर इंटू गामा। लास्ट बट नॉट लीस्ट अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। अब देखिए यहां अगर हमने ये स्टेप अगर हमने सोच ली तो बस ये पूरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखिए आगे इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने अपने कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट को एक पैटर्न के अंदर लिखा था, ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब देखिए इस पैटर्न से हम दो डिटर्मिनेंट लिखेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट एग्जैक्टली वही आएगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट था। तो इसको मैं लिखूंगा 1 1 1, जैसा कि हमने पहले बताया था। फर्स्ट रो हमारी 1 1 1 हो जाएगी, देन अल्फा बीटा गामा एंड देन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर इनटू
सेकंड डिटरमिनेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिटरमिनेंट जो था उसका रो क्या था हमारे पास 1 1 1, तो हमारे पास में सेकंड डिटरमिनेंट के अंदर क्या हो जाएगा, सेकंड डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट होगा वो होगा 1 अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। ये क्यों आया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या चीज है 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 1 एंड देन अल्फा एंड देन बीटा अल्फा स्क्वायर एंड सेकेंड रो 1 बीटा एंड बीटा स्क्वायर एंड थर्ड रो 1 गामा एंड गामा स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास में दो डिटरमिनेंट्स हैं, इन दोनों के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट एग्जैक्टली हमारा वही डिटरमिनेंट आ रहा है। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटरमिनेंट के अंदर कि डिटरमिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो उन दोनों डिटरमिनेंट्स का क्या होगा, सेम वैल्यू होता है। डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट की ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये जो डिटरमिनेंट है हमारे पास, ओके, इस डिटरमिनेंट का मैं ट्रांसपोज अभी लिखूंगा। अब क्योंकि दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है तो ट्रांसपोज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो ये हमारा मोटिव है यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास में डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला डिटरमिनेंट तो 1 1 1 अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर रहेगा। सेकेंड वाला डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट के अंदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली फर्स्ट वाला डिटरमिनेंट बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा एंड थर्ड रो विल बी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, दोनों डिटरमिनेंट को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 1 1 एंड 1 हमारे पास में फिर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों डिटरमिनेंट बिल्कुल एक्जैक्टली एक ही जैसे थे तो हम उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली जैसे अपने डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं वैसे ही हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल दो प्रॉपर्टीज लगाऊंगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3। तो ये मैंने दो कॉलम्स के ना मैनिपुलेशन किया है। यहाँ पे C1 एंड C2 जो कॉलम था मेरे पास उसको मैंने थर्ड कॉलम में से माइनस करवा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी अल्फा माइनस गामा एंड दिस विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। एंड सेकेंड कॉलम की बात करते हैं तो सेकेंड कॉलम में 0 हो जाएगा एंड अल्फा, यहाँ पे बीटा है तो बीटा लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस गामा एंड बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। और जो हमारे पास में थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, वो एज इट इज रहेगी हमारे पास 1 गामा एंड गामा स्क्वायर। तो ये यहां तक हमारी डिटरमिनेंट जो है वो सोल्व हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब बस अपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देना है। तो हम इसको अलोंग फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट दोनों तो हमारे पास में क्या टर्म 0 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब थर्ड टर्म के अराउंड अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, 1 इंटू यहां पे हो जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस गामा एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस हमारे पास में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एंड दिस विल बी बीटा माइनस गामा। ओके, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब देखिए आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या चीज आई थी, अल्फा माइनस गामा, और यहां से अल्फा माइनस गामा हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो दिस विल बी अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में होल टू द स्क्वायर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा भी हम कॉमन ले लेंगे इसी तरह से। तो बीटा माइनस गामा का अगर ये स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। एंड सिमिलरली जो अब अंदर का हमारे ब्रैकेट के अंदर का जो भी टर्म बनेगा उसको अगर हम लोग उसकी अलजेब्रा लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास में, दिस विल बी द लास्ट टर्म ऑफ अवर एक्सप्रेशन। ये हमारा हो जाएगा गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था, हमारा आरएचएस यही था, तो हमने इसको इस तरह से प्रूव किया। तो एक बार वापस इसको समराइज करते हैं। क्वेश्चन के अंदर था एस आर इक्वल टू अल्फा आर प्लस बीटा आर प्लस गामा आर, और ये क्या है,
यहाँ पे हमारे पास में S0, S1, S2, S3, S4 हमको ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो हमने क्या करा, R की पावर जैसा नंबर था वैसे हमने पुट करते गए। फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करी, रिवर्स प्रॉपर्टी लगाई है। क्या प्रॉपर्टी लगाई है कि हम दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट बनाते थे। अब की बार हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट था और उससे हमने दो डिटर्मिनेंट्स बनाए। फिर दोनों डिटर्मिनेंट्स को हमने सोल्व किया और सोल्व करने पर वो तो एक ही जैसे है, तो हमने उनका होल स्क्वायर ले लिया और फिर सिंपल हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के अपना RHS प्रूव कर दिया। सो दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल b a एंड c इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखिए सवाल चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो कंडीशंस क्वेश्चन में दे रखी है वहां से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन में कंडीशन हमको दे रखी है, इस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं एक बार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। तो यहां पे ये एक्सप्रेशन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और सारी वैल्यूज 2 इंटू हो जाएंगी एंड हमारा RHS 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, दिस विल बी अवर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमको क्या किसी की याद दिला रहा है, हाँ बिल्कुल, हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है कि अगर मैं 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखूं, सिमिलरली 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखूं, तो यहाँ पे हमारे पास में एक टर्म बन रही है 2ab। तो इसके साथ में अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्लब करता हूं तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास में हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर। थर्ड हमारे पास में हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी टर्म्स का हमने यूज कर लिया है और हमको यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी नजर आ रही होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी टू द होल स्क्वायर प्लस c प्लस a टू द होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूं तो वो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात बिल्कुल सही है, मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम किसी भी नंबर का अदर देन कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 नंबर्स लिखे हुए हैं और वो तीनों नंबर्स क्या है, समेशन के अंदर है, ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड उन सबका स्क्वायर कितना है, इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेस देन 0 तो आ ही नहीं सकता। तो क्या ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम लेस देन को हटा दें, लेस देन इक्वल्स टू 0 को हटा के अगर हम इसको इक्वल्स टू 0 लगाते हैं देन दिस एक्सप्रेशन विल गेट मच बेटर। ओके, तो यहां से हमारे पास में लेस देन इक्वल्स टू 0 को हटा के हमने 0 कर दिया, क्योंकि लेस देन 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि इसकी सारी टर्म्स 0 के बराबर है। क्योंकि आप एग्जांपल लेकर देख लीजिए, अगर हमारे पास में ABC रियल नंबर्स हैं तो कोई भी रियल नंबर जो कि प्लस के अंदर है वो इस चीज को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो जाएगी कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0, कि हमारे पास में जो ABC है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब हमारे पास में क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब हमारे पास में ये एक्सप्रेशन था और एक्सप्रेशन से हमने ये डिड्यूस कर दिया कि हमारे पास में ABC की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब हम इसके अंदर हमारे डिटरमिनेंट के अंदर ABC की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो देखिए आगे का स्टेप, तो यहां पे हमने डिटरमिनेंट के अंदर a और b की जगह हमने ABC की जगह 0 पुट कर दिया, देन इट विल बिकम, तो यहां पे हमारे पास में हो जाएगा 4, फर्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर।
सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 0 प्लस 0, थर्ड एलिमेंट विल बी 1। ठीक है, अब सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 0 अगेन, दिस विल बी 0 अगेन फर्स्ट, एंड 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां तक बात आपको क्लियर है, यहां तक सब कुछ इजी था। तो हमने अपने एक्सप्रेशन को, जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में गिवन थी, उससे हमने ये डिड्यूस करा कि a = b = c = 0 आ गया, और हमने वो क्वेश्चन में पुट कर दिया। तो यहां से हमारे पास में ये हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा 4 0 1, एंड दिस विल बी 1 4 0, एंड थर्ड रो विल बी 0 1 एंड 4। तो अब यहाँ पे हम इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल बी 4 × 16 प्लस 1 1, और दिस विल बी 64 प्लस 1, एंड अल्टीमेटली वी विल बी गेटिंग 65 एज आंसर। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 65 है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है, 65। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि हमको कुछ जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है उससे हमको कुछ डिड्यूस करना पड़ता है और फिर उससे सवाल आगे सोल्व होता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस का 2016 में आया हुआ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमको क्या दे रखा है, इसके अंदर हमको ये दे रखा है कि हमारे पास में कोई दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। लेट a, लैम्बडा एंड m belongs to real number. Consider the system of linear equations ax plus 2y equals to lambda, 3x minus 2y equals to mu. Which of the following statements are correct? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में if a equals to -3. ओके, तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास में है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है a लैम्बडा m belongs to real number। हमारे पास में दोनों इक्वेशन क्या दे रखी है, दोनों इक्वेशन दे रखी है ax प्लस 2y इक्वल्स टू लैम्बडा, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू म्यू। तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ये दोनों, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग देखें तो इससे हमको ये पता चलेगा कि हमको दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस c किसकी इक्वेशन होती है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो हम इसको इस चीज से समझ सकते हैं। अब if a equals to -3 then the system has infinitely many solutions for all values of lambda and mu। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस को इंसिडेंट लाइंस हैं, अगर दो स्ट्रेट लाइंस को इंसिडेंट लाइंस हैं, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे दोनों लाइन के। तो चलिए सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं। तो सिस्टम ऑफ, तो हमारे पास में क्या है, हमको ऑप्शन ए में यहां पे पूछ रखा है कि इफ a इक्वल्स टू -3 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इसकी कंडीशन होती है कि अगर x, y और जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो तीनों सेम रेशियो के अंदर हैं तो इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनके जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है x, y और जो कांस्टेंट टर्म है उनका हम रेशियो ले लेंगे। तो देखिए रेशियो हमारे पास में क्या आएगा, रेशियो विल बी a/3 इक्वल्स टू 2/-2 इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू। तो ये हमारे पास में रेशियो है। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हमको अगर पहली दो इक्वेशन हम लोग देखें, हम कंसीडर करें, तो यहां से हमको इक्वल्स टू -3 मिल जाएगा। अगर हम लास्ट टू इक्वेशन कंसीडर करें तो यहां से हमको क्या मिलेगा, लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस म्यू, और यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 आया और a इक्वल्स टू -3 आया। लेकिन ऑप्शन ए के अंदर आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए के अंदर आपको दे रखा है इफ a इक्वल्स टू -3। तो a इक्वल्स टू -3 से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि लैम्बडा प्लस म्यू should be also equals to 0. Not only a equals to -3 but lambda plus mu should also be equals to 0. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर पूरी कंडीशन नहीं दे रखी है हमको।
तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इज फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन में हमको बोल रखा है, तो हाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या है, इफ ए नॉट इक्वल्स टू -3 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू। तो देखिए बी ऑप्शन है हमारे पास में, बी ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, हमको क्या पूछा है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछा है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको ए नॉट इक्वल्स टू -3 कंडीशन दे रखी है। तो हम जानते हैं कि यूनिक, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास में क्या कंडीशन होती है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास में क्या कंडीशन होती है कि हमारा जो x और y के जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होता। x और y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि a/3 नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन इसको अच्छे से लिख देते हैं 2/-2। तो ये कभी भी नहीं होगा। तो यहां से क्या डिड्यूस होता है, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि a कैन नॉट बी इक्वल्स टू -3। ओके, और ये हमको हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे लैम्बडा और म्यू का कोई रोल नहीं है, लैम्बडा और म्यू की कोई हमको कंडीशन नहीं देखनी है। तो लैम्बडा एंड म्यू कैन बिलोंग टू रियल नंबर, लैम्बडा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, लैम्बडा और म्यू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमको जो कंडीशन ऑप्शन बी के अंदर दे रखी है वो बिल्कुल सही है। फॉर ए नॉट इक्वल्स टू -3 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू। तो हम क्या बोलेंगे, अवर बी स्टेटमेंट इज ट्रू। बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी इज अवर ट्रू स्टेटमेंट। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। ऑप्शन ए को हमने देख लिया, ऑप्शन बी को हमने देख लिया। अब बात करते हैं हमारे ऑप्शन सी के बारे में। तो वापस देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फॉर a इक्वल्स टू -3। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि a के अंदर भी यही बात इसने पूछी थी, लेकिन पूरी कंडीशन इसने नहीं दी थी। क्वेश्चन के अंदर हमको पूरी कंडीशन नहीं मिली थी, लेकिन थर्ड ऑप्शन के अंदर वो क्लियरली बोल रहा है कि लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड a इक्वल्स टू -3 पे हमको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो वापस हम इसको एक बार कर देते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, एक बार इसको वापस कर देते हैं। तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या कंडीशन होती है, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमारे पास में कंडीशन होती है कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, यहां से मैं बोलूंगा कि a/3 इक्वल्स टू 2/-2 इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू। तो वापस हम वही काम करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमारे पास में a इक्वल्स टू -3 आ जाएगा एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड कंडीशन, जो कि हमको ऑप्शन सी में दे रखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ट्रू। अब लास्ट हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, एबीसी के बारे में हमने बात कर ली है, ऑप्शन डी के बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी के अंदर ऐसा बोल रहा है कि लैम्बडा प्लस म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अब ये पार्ट थोड़ा अलग है, अभी तक हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करी, हमने यूनिक सॉल्यूशन की बात करी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे नो सॉल्यूशन की। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो नो सॉल्यूशन किस चीज को, किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक बात सोचिए, अगर हमारे पास में दो स्ट्रेट लाइंस अगर पैरेलल हैं, ध्यान दीजिएगा वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट नहीं है। अगर पैरेलल दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा कंडीशन क्या लगेगा इसके अंदर, हम कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारा डी पार्ट है फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, बट जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए कंडीशन में लिखता हूं यहाँ पे a/3 इक्वल्स टू 2/-2 बट नॉट इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन म्यू। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या बोलते हैं कि a इक्वल्स टू -3 है हमारे पास में, एंड सेकेंड इनइक्वलिटी से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्बडा प्लस म्यू हमारे पास में नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमको कंडीशन दे रखी है ऑप्शन डी के अंदर, लैम्बडा प्लस म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड द सिस्टम ऑफ
एंड देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर a इक्वल्स टू -3। तो दोनों की दोनों कंडीशंस हमको दे रखी है। तो स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस जेई के सवाल के अंदर हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए? हमारे पास में ऑप्शन ए ही फॉल्स था, बाकी बी सी डी आर आवर करेक्ट ऑप्शंस। तो बी सी एंड डी आर आवर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो इस तरह के जेई सवाल आते हैं। अब आपने देखा ही होगा, हमने इसको ज्योमेट्रिकली एनालाइज करा तो ये सवाल कितना सिंपल बन गया। तो इस तरह के हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं और हमको सिंपल कंडीशंस लगा के उनको सोल्व करना है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जेई एडवांस का आने वाला 2016 में एक सवाल है 3 मार्क्स का। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x इज एन एलिमेंट ऑफ R। तो हमको क्या बताना है, x के डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर विच x 2x 3x x स्क्वायर 4 स्क्वायर 9x स्क्वायर दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 10। तो बेसिकली हमको यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजी बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम अगर हमारे पास में कोई भी रो और कोई भी कॉलम के अंदर दो एलिमेंट्स का सम दे रखा हो, जैसे आप इस कॉलम में देख सकते हैं हमारे पास कॉलम 3 में क्या है, कॉलम 3 के अंदर हमारे पास में दो एलिमेंट्स का सम के रूप में कॉलम 3 लिखा हुआ है। तो हम अपने डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट के समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, मैं अभी अपने डिटर्मिनेंट को लिखूंगा। पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा मेरा कि ये जो कॉलम हमने ये रेड से टिक किया है उसका फर्स्ट पार्ट मतलब 1 1 1 के साथ में। तो देखिए इसको लिखते हैं पूरा। x फर्स्ट कॉलम इज x 2x एंड 3x, दिस इज अवर x स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर। एंड हमारे पास में लास्ट कॉलम क्या है 1 1 एंड 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट। अब सेकंड डिटर्मिनेंट को हम क्या लिखेंगे, सेकंड डिटर्मिनेंट के अंदर दोनों कॉलम्स आएंगे लेकिन थर्ड कॉलम के अंदर जो सेकंड टर्म्स हैं वो आएंगी। तो देखिए x 2x एंड 3x, और सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास x स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर। और थर्ड कॉलम के अंदर क्या आएगा, अब दोनों टर्म्स नहीं लिखनी, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म्स लिखनी है। तो x क्यूब 8x क्यूब एंड 27x क्यूब। तो देखिए अब इसको सोल्व करना कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब यहां से हमको डिटर्मिनेंट की एक और हम प्रॉपर्टी पता है कि अगर हमारे पास में रो या कॉलम के अंदर कोई एक एलिमेंट, कोई एक कांस्टेंट या कोई एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी देखो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के अंदर देखो, फर्स्ट कॉलम के अंदर सब में x x x आ रहा है, सेकंड कॉलम के अंदर सब में x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर आ रहा है। तो जो ये रिपीट कर रहा है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं। तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा 1 2 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 4 एंड 9 एंड दिस विल बी 1 1 1। तो देखिए कितना इजी हो गया हमारा सवाल। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड डिटर्मिनेंट के लिए। तो सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या आ रहा है x x x आ रहा है एंड सेकंड कॉलम के अंदर क्या आ रहा है x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है x क्यूब x क्यूब x क्यूब। तो इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि हमने x तो बाहर निकाल लिया लेकिन जो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म बची हुई थी वो भी तो रिपीट कर रही है। जैसे अगर आप सेकंड रो के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हम 2 भी बाहर निकाल सकते हैं। सिमिलरली इन थर्ड रो वी विल हैव 3 9 एंड 27, तो हम 3 को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो देखिए हमारे पास में क्या डिटर्मिनेंट बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 9। तो आपको यहाँ पे बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली वही कॉलम से जो इस डिटर्मिनेंट के अंदर है लेकिन उनके पोजीशन में अंतर है। अब इनकी पोजीशन को अगर सेम करना हो
तो हमारे पास में अगेन एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट के अंदर कि अगर हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट का हमारा साइन बदल जाता है। अगर हम किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो हमारे डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। तो देखिए जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है मेरे पास, तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो है हम लोग इन दोनों को बदलेंगे एंड अगेन वापस से फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को बदलेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को बदला एंड फिर हमने क्या करा, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को बदला। तो यहां पे हमने कितने इंटरचेंज किए, हमने यहाँ पे दो इंटरचेंज किए। एक इंटरचेंज करने पर कितना -1 आता है, -1। दो इंटरचेंज करने पर -1 इंटू -1, क्योंकि हम दो बार -1 लगाएंगे और दो बार -1 लगा के अगेन वो प्लस का ही हो जाएगा। तो मैं इसको वापस से लिख रहा हूं, देखिए क्या हो जाएगा, x³ इंटू डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा 1 1 1 एंड दिस विल बी हमारा क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 एंड 1 4 एंड 9 प्लस यहाँ पे इसको एक साथ लिख देते हैं हम लोग 6x⁴ यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 4 9। अब हम क्या कर सकते हैं, सबको दिख ही रहा होगा कि हम दोनों डिटर्मिनेंट को बाहर कॉमन ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, x³ = x³ प्लस x⁴ 6x⁴ और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड दिस विल बी 1 2 3 एंड दिस विल बी 1 4 एंड 9। आप कुछ नहीं करना है, हमको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना है। तो मैं डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके डायरेक्टली आपके लिए लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, दिस विल बी, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12x⁴ प्लस हमारे पास में हो जाएगा 2x³। तो ये इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आई। अब ये एक्सप्रेशन किसके बराबर दे रखा है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये किसके बराबर है, ये हमारे 10 के बराबर है। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में 10 है। तो यहाँ पे मैं इसको 10 के इक्वेट कर देता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, दिस विल बी 6x⁴ प्लस x³ -5 = 0। यहां से 2 कॉमन लेके हमने हटा दिया है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे x³ को t पुट कर देते हैं, x³ = t। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, 6t² प्लस t -5 = 0। और इसके मैंने फैक्टर्स लिए, तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे मेरे पास में, फैक्टर्स हो जाएंगे 6t -5 एंड दिस विल बी t + 1 = 0। तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं, हमारे पास में वैल्यू आ गई है t = 5/6। तो यहां पे मेरे पास में t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू मैंने x³ पुट करी थी = 5/6। तो x की कितनी वैल्यू आई, x = 5/6 to the power 1/3। सिमिलरली मेरे पास में t कितना आ गया, t = -1 आ गया और यहां से x³ = -1 आया। तो x³ = -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x = -1, क्योंकि -1 की पावर 1/3 कितनी होती है, वो -1 ही होती है। तो हमारे क्या क्या दो सॉल्यूशंस आ गए, x = 5/6 to the power 1/3 एंड x = -1। दीज आर आवर टू सॉल्यूशंस। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर इस डिटरमिनेंट के लिए कितना हो गया, टू वैल्यूज हो गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। दैट इज अवर जेईई एडवांस 2016 क्वेश्चन। समझ में आया होगा आपको। हमने यहाँ पे एक बार इसको समराइज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया डिटरमिनेंट को, कि अगर किसी भी कॉलम में दो वैल्यूज का एडिशन दे रखा हो तो हम उसको सेपरेटली दो डिस्टिंक्ट डिटरमिनेंट के एडिशन में लिख सकते हैं, और फिर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज लगा के इस सवाल को सोल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5th क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए 5th क्वेश्चन में हमारे पास में है, इन ट्राइंगल एबीसी डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच दिस डिटरमिनेंट = 0। तो यहां पे हमको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, हमको बोल रखा है इन ट्राइंगल एबीसी। तो इन ट्राइंगल एबीसी अगर जब भी मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या हो गया, a + b + c = 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ पे चलिए हम डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट में हमको क्या दे रखा है, कोट a बाई टू, कोट ऑफ a अपॉन टू, यहाँ पे दे रखा है कोट ऑफ b अपॉन टू, यहाँ पे दे रखा है कोट ऑफ c अपॉन टू का डिटर्मिनेंट। सेकेंड हमारे पास में रो क्या है, tan b बाई टू, tan b अपॉन टू प्लस tan c अपॉन टू, tan c बाई टू, tan c बाई टू प्लस tan a बाई टू, tan a बाई टू, tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू। तो यहाँ पे मैं कभी कभार tan को t भी लिखूंगा शॉर्ट के अंदर, तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा, परेशान नहीं होना है। tan को मैं t भी लिख सकता हूँ, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 1 एंड 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम वापस से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के अंदर लास्ट में 1 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा C1 माइनस C3 एंड अगेन C2 माइनस C3। तो मैंने फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में से माइनस, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में से माइनस कर दिया एंड अगेन थर्ड कॉलम को मैंने सेकंड कॉलम में से माइनस कर दिया। तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या बन गया, देखिए यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा कोट ऑफ a बाई टू माइनस कोट ऑफ c बाई टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए tan b बाई टू प्लस tan c बाई टू माइनस tan a बाई टू tan b बाई टू। तो क्या tan b बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, tan c अपॉन टू माइनस tan ऑफ a अपॉन टू, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन सेकेंड कॉलम विल बी हैविंग, यहाँ पे हो जाएगा कोट b बाई टू माइनस कोट ऑफ c बाई टू एंड अगेन देखिए tan c बाई टू प्लस tan a बाई टू माइनस tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू। तो tan a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, tan c अपॉन टू माइनस tan ऑफ b बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 एंड कॉलम 3 एज इट इज हमारा यहाँ पे आएगा कोट c बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा tan a बाई टू, tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 1, और ये हमारा डिटर्मिनेंट, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा कि हमारा जो थर्ड रो है उसके अंदर दो एलिमेंट्स तो 0 ही आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए थर्ड रो के अबाउट इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट क्या बनता है, हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, दिस विल बी कोट a बाई टू माइनस कोट c बाई टू, कोट ऑफ a बाई टू माइनस कोट ऑफ c अपॉन टू इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास में tan c बाई टू माइनस tan b बाई टू, tan c बाई टू माइनस tan b अपॉन टू माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोट b बाई टू माइनस कोट c बाई टू, कोट b बाई टू माइनस कोट c अपॉन टू एंड लास्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा tan c बाई टू माइनस tan a बाई टू, tan c बाई टू माइनस tan ऑफ a बाई टू इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास में सेकंड टर्म है उसे मैं RHS में ले जाऊंगा। तो देखिए अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पे एक और मैं काम साथ साथ में करता रहूंगा, जो भी कोट a बाई टू है और कोट c बाई टू है उनको मैं tan के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा। अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि कोट a बाई टू कितना हो जाएगा tan की फॉर्म में 1 अपॉन tan a बाई टू, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोट थीटा। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन tan a बाई टू माइनस 1 अपॉन tan b बाई टू, ओके, इनटू यहाँ पे हो जाएगा tan c बाई टू माइनस tan b बाई टू, और ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन tan b बाई टू माइनस 1 अपॉन tan c अपॉन टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली tan c अपॉन टू माइनस tan ऑफ a बाई टू। यहां तक समझ में आया होगा आपको, यहां तक तो बहुत इजी स्टेप्स है, आगे भी काफी इजी स्टेप्स है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर अलजेब्रा लगानी है सिंपल, और हमको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा अपना tan a बाई टू tan b बाई टू, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर tan b बाई टू माइनस tan ऑफ a बाई टू, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan c अपॉन टू माइनस tan ऑफ b बाई टू इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए tan c बाई टू माइनस
10b/2, 10b/2, 10c/2 एंड लास्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या है 10c/2 माइनस 10 तो देखिए यहां पे 10c/2 माइनस 10b/2, यहां पे क्या आ रहा है 10c/2 माइनस 10 10c/2 माइनस 10b/2। तो यहां पे ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है 10b/2 और 10b/2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसका मिस्टेक कर दिया, इसको आप लोग करेक्ट कर लें फटाफट। यहाँ पे हो जाएगा 10c/2, b की जगह इसको c कर लें आप। तो यहाँ पे अगेन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा b को हटा के हम c कर लें। ऊपर वाली स्टेप के अंदर हमने थोड़ा सा इसको जो है इसको हम c कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में 10c/2 एंड 10c/2 कैंसिल हो जाएगा। एंड अगेन 10c/2 माइनस 10a/2, 10c/2 माइनस 10a/2 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया 10a/2 इक्वल्स टू 10b/2। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है। तो लास्ट में इतनी कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास में इक्वेशन आती है 10a/2 इक्वल्स टू 10b/2, विच मीन्स दैट एंगल a इक्वल्स टू एंगल b। क्यों, क्योंकि a/2 इक्वल्स टू b/2 और अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल्स टू b। इसका मतलब ट्राइंगल ABC हमारा कैसा होना चाहिए, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर दो एंगल्स इक्वल हों। और ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं, सो ट्राइंगल ABC इज अवर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं, इट इज आइसोसेलेस। सो ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज our isosceles triangle। तो ये थे आज के डिटरमिनेंट्स के टॉप 5 क्वेश्चंस, जो कि ऐसे क्वेश्चंस जिनकी जेईई के अंदर आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है जिनमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किस तरह का टॉपिक बनाएं, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लेकर आएंगे, आपको थोड़े नए कंसेप्ट्स बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वापस किसी नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।